एस्ट्रोलॉजी में 12-9-12 का खेल है। 12 राशियां हैं हमारी, 12 हाउसेस हैं एंड 9 प्लैनेट्स हैं। सो इनका जो कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन, यही एस्ट्रोलॉजी है। और हर किसी के चार्ट में एक पॉजिटिव प्लेसमेंट होती है और एक नेगेटिव प्लेसमेंट होती है। वैसे कोई भी कुंडली बेकार नहीं होती। और जितनी चीजें आप सुनते हो ना कि शनि की 7.5 लग गई, अभी कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस पे 7.5 चल रही है, तो आप इनसे अगर बकैती करोगे तो ये आपको पीट देंगे। कि बच्चों के चार्ट्स की वजह से आपका चार्ट अफेक्ट हो सकता है। भतीजे की चार्ज की वजह से चाचा को अफेक्ट होता है, नाना की वजह से नाती को होता है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी व्हिच वी कॉल्ड इंटरलिंक्ड डेस्टिनी। मतलब अगर हम बेसिक से समझे तो ये चार्ट 2D दिखता है, पर यहाँ अगर एडवांस एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब राहु वाले जो लोग हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको उनके दोस्त ही प्रपोज कर देते हैं। उनके रिश्तेदार ही उनके ऊपर गलत नजर रखने लग जाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल नहीं सोच रहे दुनियादारी, समाज व्यवस्था, क्योंकि वो तो समाज को तोड़ने वाला है राहु। जो नंबर 7 वाले लोग हैं, 7, 16 या फिर 25 को जो बॉर्न हुए हैं, ये सब केतु से रूल हो रहे हैं। धोनी रिव्यू सिस्टम, वो चीजें देखना जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। कोई भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो अपना लग्न चार्ट सब खोल के बैठ जाओ। तो आज की पॉडकास्ट में आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली कैसी है, अच्छी है, बुरी है और क्या करना चाहिए आपको। 1.5 लाख लोगों के चार्ट्स पढ़े आपने। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक इंसान की किस्मत होती है या नहीं होती? दोस्तों, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी को एकदम अच्छे से नहीं समझता था इस पॉडकास्ट के रिकॉर्ड होने से पहले। एक रिक्वेस्ट है इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले कि एक पेन और पेपर ले लो। उससे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाकर अपने बर्थ टाइम के बारे में पूछो कि आप किस समय पैदा हुए थे, क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हमने करी है फॉर बिगिनर्स एंड इन सम वेज फॉर इंटरमीडिएट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यानी कि अगर आपके पास आपका खुद का बर्थ टाइम है, बर्थ डेट ऑब्वियसली होगा, पर अगर आपका खुद का बर्थ टाइम है आपके पास, तो इस पूरे पॉडकास्ट का मज़ा आप और भी उठाओगे और एस्ट्रोलॉजी के बारे में और भी गहराई से सीखोगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी 101 अरुण पंडित भाई के साथ। ट्रस्ट मी, ये TRS के एक ऑल स्टार है। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़बरदस्त है, पर इनकी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बहुत डीप है। ही वॉज द राइट पर्सन टू ब्रिंग यू बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी ऑन TRS। बहुत लेजेंडरी एपिसोड है, एंजॉय कीजिए दिस स्पेशल एपिसोड विद अरुण पंडित भाई। अरुण भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। बहुत शांत फील हो रहा है आपके आसपास बैठकर, बस उतना कहना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी वाइब से ही। पर सच में आपके आसपास बहुत शांति फील हो रही है। अकल्ट सब्जेक्ट ही ऐसा है, जैसे आप जब भी इससे जुड़ते हो ना, तो जैसे ज्योतिष की जब भी अभी हम बहुत लंबी बात करने वाले हैं, जो 8th हाउस होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वो अकल्ट का होता है और वही हमारे दुख, पीड़ा, कष्ट का भी होता है। अच्छा, तो जब आप अकल्ट से ऐड होते हो तो इससे दूर चले जाते हो, पीस आ जाता है। ओके। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, हमने इस सब्जेक्ट को लेकर एक हिंदी एपिसोड बनाया नहीं है, तो ये शायद हमारा पहला एस्ट्रोलॉजी का हिंदी एपिसोड रहेगा। मैं ज्योतिष के बारे में एकदम ABC से सीखना चाहूँगा आज आपके थ्रू अरुण भाई। तो पहली चीज़ आप क्या समझाओगे हमें? ये शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम श्री गणेश जी को याद करें जी। और उनका एक मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। सो ज्योतिष की अब हम यहाँ पे बात शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योतिष है क्या, ये समझना चाहिए जी। ये कोई उपायों का खजाना नहीं है, ये जिंदगी बदलने का कोई टूल नहीं है। ज्योतिष अपार ब्रह्मांड और सूक्ष्म संसार के बीच का कनेक्शन है। अपार ब्रह्मांड में जो डांस हो रहा है और आपके अंदर के ब्रह्मांड में जो डांस हो रहा है, इसके बीच का कनेक्शन है। ये फेट और फ्री विल के बीच की एक डोर है। इट इज़ अ कॉस्मिक डांस ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, नक्षत्रास एंड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस, इट इज़ अ आर्ट। A art which chooses their artist very carefully। हर किसी के पास ज्योतिष जाता नहीं है
और हर कोई इसे अपना भी नहीं सकता, बहुत सेलेक्टेड लोगों को ये चूज़ करता है ये सब्जेक्ट। इसको समझना ऑन द वन हैंड इज़ वेरी इजी, पर ये 2+2 4 नहीं है, और ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी टफ। टफ तब हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी जब आप इसको मैनिपुलेट करना चाहोगे, या अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहोगे, या दूसरे को परेशान करने के लिए यूज़ करना चाहोगे। दूसरे को परेशान करने के लिए? यस। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप आए मेरे पास कि XYZ प्रॉब्लम है, और मैं चाहूँ कि मेरे कुछ माल प्रैक्टिसेस कर लेता हूँ मैं आपके साथ, आपको गुमराह कर देता हूँ, या फिर मैं बेमन से आपकी कुंडली देख रहा हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा जैसे कोई भी आर्टिस्ट ना ऐसे पेंटिंग बेमन से नहीं बना सकता, कभी वो पॉपुलर नहीं होगा जी। ऐसे बेमन से अगर कुंडली देख रहे हो ना, तो भी ये आपके पास नहीं आएगी, आपकी प्रेडिक्शंस बेसिकली गलत हो जाएगी। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ज्योतिष की डेफिनेशन है, पूरे एस्ट्रोलॉजी में 12-9-12 का खेल है। 12 राशियां हैं हमारी, 12 हाउसेस हैं एंड 9 प्लैनेट्स हैं। सो इनका जो कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन, यही एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। एंड शुरुआत एस्ट्रोलॉजी में हमें समझने से करनी चाहिए, जो ज़ोडिएक बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, ये 360 का एक एंगल माना गया। उसके बाद इसको 12 बराबर भागों में डिवाइड किया गया, और हर एक पार्ट को एक ज़ोडिएक का नाम दिया गया। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, उससे करते करते एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये राशियां हैं, ठीक है। हमारे आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, या हमारे पूरे आसमान को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझेंगे कि मुझे मुंबई आना है जी। मुझे रणवीर जी के पॉडकास्ट पे आना है, तो आई हैव ए एड्रेस मुंबई में, वर्सोवा में, यहाँ पर इस बिल्डिंग में मुझे रणवीर मिल जाएंगे। पर मुझे अगर किसी प्लेनेट की पोजीशन जाननी है, तो डू आई हैव अ मैप? क्या मेरे पास नक्शा है? क्या मेरे पास एड्रेस है? तो नहीं था। तो इसको एक क्रिएट किया गया, एक नक्शा, कि अब हम बोल सकते हैं कि मंगल जो है या मार्स जो है वो एरीज में बैठा है, तो आइडिया लग जाएगा, अच्छा एरीज तो यहाँ पे होता, मंगल यहाँ बैठा होगा। मतलब जो जो आप कह रहे हो एरीज में बैठा होगा, यानी कि तारे फिक्स्ड होते हैं टू अ लार्ज डिग्री। यस, तारे फिक्स्ड होते हैं आपके आसमान के मैप में, करेक्ट। और प्लैनेट्स, सन, राहु केतु ये मूव करते रहते हाँ, हैं। यस। Okay. जैसे मुंबई फिक्स है, जी। ठीक है, तो वैसे ही एरीज फिक्स है, वो नहीं मूव करेगा, ठीक है। वहाँ पे प्लेनेट मूव करते चले जाएंगे। तो जब आप प्रकट होते हो उस धरती में, यानी कि जब आप जन्म लेते हो, तो वही चीज़ों को प्रिंट कर दिया जाता है, जिससे हम कुंडली बोलते हैं। कि जब आप पैदा हुए तो शनि धनु राशि में थे, गुरु मेष राशि में थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली जो आपका हॉरोस्कोप होता है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल द स्काई। उस समय कौन सा प्लेनेट कहाँ पे किस पे था, तो वो एक मैप है पूरा। उस मैप की स्टडी एस्ट्रोलॉजी है कि वो ह्यूमन लाइफ पे कैसे इफेक्ट करेगी, ये ज्योतिष है। ओके। तो 12 हाउसेस होते हैं, यानी कि आसमान को 12 हिस्सों में बांटा जाता है, और इनके अलावा फिर सन, जुपिटर, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनको वहाँ अरेंज किया जाता है मैप के अकॉर्डिंग, कि जन्म के टाइम क्या हो रहा था आसमान में। करेक्ट। अभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से और अलग अलग पोजीशनिंग की वजह से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इसको और डिटेल में समझे, बस इतना ही समझना है कि एक नक्शा है जी। नक्शे के ऊपर प्लैनेट्स चल रहे थे, आपने जन्म लिया, जहाँ पे वो प्लैनेट रुका हुआ तो वो हमने लिख दिया, आपकी कुंडली बन गई, ठीक है। अभी आप मुझे बुलाओ कि अरुण भाई मुंबई आ जाओ, तो मैं मुंबई आ गया, अब एयरपोर्ट पे आप तो मिलोगे नहीं मुझे, तो फिर आप कहोगे अरे मुंबई में वर्सोवा में आ जाओ, तो मैं वर्सोवा में आ गया, अब यहाँ भी आप नहीं मिलोगे। फिर आप एक बिल्डिंग का नाम बताओगे, फ्लोर बताओगे, तब मैं मिलूंगा आपको, तब आप हम मिलन हो पाएगा हमारा। ऐसे ही सिर्फ राशि से प्लेनेट की एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता चल रही थी, यार एरिस तो इतना बड़ा है, मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या करें। तो फिर इसको फिर से डिवाइड किया गया 27 पार्ट्स में, जिसको नाम दिया गया नक्षत्र। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ऐसे करके 27 नक्षत्र बांटे गए। तो हर राशि में 9 नक्षत्र के पद आ जाते हैं, ठीक है। अब और ज़्यादा एक्यूरेट पता चल गया कि एरीज में मंगल अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अब एरीज इतना बड़ा था, तो अब हम और छोटे चले गए। देन अभी हम वर्सोवा आ गए हैं, अभी बिल्डिंग नहीं पहुँचे हैं। तो बिल्डिंग पहुंचने के लिए इन नक्षत्रों का जो पूरा एक एरिया था, इसको बराबर 4 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे एक नक्षत्र का नाम है अश्वनी, तो अश्वनी 1, अश्वनी 2, अश्वनी 3, अश्वनी 4, ऐसे एक नक्षत्र में 4 पद हुए।
जब आप ज्योतिष को इन डेप्थ पढ़ते हो तो एक लड़का आएगा, वो गाड़ी से ठोक कर जाएगा, आपके पैर में चोट लगेगी, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। ये एक फेट है जो मंगल करवा रहा है आपसे। एक ब्रेकअप होगा, उसके बाद आपको गुस्सा आएगा, फिर ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, आप IAS बनोगे। सो जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं ना, ये सब प्रीडेस्टाइंड है, ये फेट है आपका, ये होगा और उसके बाद कुछ और होगा। आज जिस जॉब में जाकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, यार इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली नौकरी थी, पर इसी नौकरी में लगे रहने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलेंगी। तो ये सब हम फेट के इशारों पे ही नाच रहे हैं, पर इसे एक्सेप्ट करना बड़ा कमज़ोर महसूस करवाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी, बट क्या सच में कर सकते हो? विवाद वाला विषय है। क्या बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से, बहुत ज़्यादा तंत्र से या बहुत ज़्यादा पुण्य से आपकी किस्मत बदल सकती है? जो प्लैनेट्स होते हैं रणवीर जी, ये आपसे रिएक्शन चाहते हैं। जस्ट डू अ रिएक्शन, उसके बाद मैं अपना खेल खेलता हूँ। राहु की दशा चलती है तो यूजुअली लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, वो बहुत सोचते करते कुछ नहीं है। ये एक रिएक्शन है सिचुएशन का, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का। व्हेन यू डू लॉट्स ऑफ साधना, लॉट्स ऑफ मेडिटेशन, जैसे जो साधु अघोरी लोग होते हैं ना, ये बहुत एक साधना के लेवल पे क्या इन्होंने क्या किया है, अपनी बहुत मेहनत से अपने रिएक्शंस को कंट्रोल किया है कि यार मेरे मुंह पे तुम थूक रहे हो, पर मैं गुस्सा करूंगा नहीं करूंगा अब मेरे हाथ में है, माइंडसेट। तो जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो, देन आई कैन से कि एस्ट्रोलॉजी आप पे काम नहीं करती। ओके, बट आप साधना करोगे, आप मेडिटेशन पे जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, ये भी प्रीडिस्टाइंड है। कई लोगों के चार्ट्स में पहले से होता है, कितने बड़े बड़े मॉन्क हुए कि आप तो पैदा ही हुए हो लोगों को इनलाइटन करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी वही कहूँगा कि डेस्टाइन था, डेस्टिनी में था, आप यहाँ पहुँचोगे, आप ये करोगे और ये करने के बाद आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करोगे। विच इज़ मतलब हम बात कर रहे हैं बहुत अपर लेवल की, वहाँ पर शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी पहुँच नहीं पाते। जैसे ज्योतिष का एंड गोल की आप बात करोगे ना कि व्हाट इज़ द एंड गोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये क्या है, ये आपको अमीर बनाने के लिए या आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए है, किस चीज़ के लिए? तो ज्योतिष एज अ सब्जेक्ट ये स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक के बीच का कॉम्बो है, जो ये कहता है कि भाई तुम्हें अमीर बनना है, तो तुम्हें लगता है पैसे में खुशी है, पैसे में तुम संतुष्ट हो जाओ, चलो ठीक है एक्सपीरियंस कर लो। तुम्हें लगता है सुंदर बीवी मिल जाएगी, मज़ा खूब आएगा, बहुत तारीफ होगी, चलो ठीक है ये भी एक्सपीरियंस कर लो। क्योंकि तुम जब एक्सपीरियंस कर लोगे ना इसे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कुछ नहीं है ये। तो ज्योतिष का एंड गोल ये है कि आप इन सारी चीज़ों को एक बार समझ लो, देख लो, महसूस कर लो, भोग लो, उसके बाद आप कहो यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी का एंड गोल यहाँ पर आके सेट हो जाता है कि ये आपको इस तरह से साधना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है भाई, कि आप भोग लो भाई, खुश हो जाओ, ठीक है, और खुद ही रियलाइज़ कर लो। जैसे जिनके पास पैसा बहुत होता है ना, धन आ जाता है ना, क्या खुश हैं वो? नहीं खुश हैं, क्योंकि उन्हें तब रियलाइज़ हो गया कि जब जिंदगी भर की दौड़ मैंने कर दी 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ के लिए, पर जब ये अचीव हो गया ना, तब पता चला मज़ा नहीं है इसमें। बड़ी अच्छी सी एक लाइन है कि ज़िंदगी एक जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। वाह। जो आपने कहा कि ज़ोडिएक्स होते हैं, क्या कहते हैं ज़ोडिएक्स को हिंदी में? राशियाँ होती हैं, राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं, उसका सब डिविजन है राशि। करेक्ट। नक्षत्र के भी अंदर नक्षत्र पदा। ओके, यहाँ तक आई थिंक लोग समझ गए। अभी लग्न क्या होता है? ओके, इससे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, राशियों को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हर एक राशि का अपना कैरेक्टर है। ओके, और जब एज अ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, हम प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाइप पे रखते हैं, हाउसेस को बहुत ज़्यादा हाइप पे रखते हैं, पर हम राशियों को भूल जाते हैं। ठीक है, बट जो भी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी जो भी सीख रहे हैं, वो जितना राशियों को समझेंगे उतना बेहतर। जैसे हम सब अपनी राशि जानते हैं कि मेरी राशि क्या है, मेरा ज़ोडिएक क्या है। अब मैं ये कहूँगा कि एक इंसान की एक से ज़्यादा राशियाँ हो सकती हैं, ठीक है, कईयों को ये नहीं पता। जैसे कि एक वेस्टर्न सिस्टम है जो सन पे चलता है, उसको हम कहते हैं सनशाइन, कि आप 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में बॉर्न हुए तो देन यू आर अ लियो। ओके, तो पूरे महीने को लियो बोल दिया गया। ओके, देन देयर इज़ अ मून शाइन, जो कि आपकी कुंडली से पता चलता है। जैसे अगर कोई चार्ट हो तो हम दिखा सकते हैं। जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हो ना, मेरे अकॉर्डिंग ये जितने भी स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग हाउसेस होते हैं। करेक्ट। हाउसेस और राशि एक ही होता है? नो। ओके,
मैंने कहा ना 12 9 12, तो 12 राशियां हैं, 12 हाउसेस हैं, 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो कि एक जगह सबसे बीच में अगर आप देखो RA लिखा है जी, और 8 लिखा है उसके नीचे, तो यूजुअली कंफ्यूजन क्या होती है कि 8th हाउस है, बट नो, ये फर्स्ट हाउस है और उसमें 8 नंबर की राशि बैठी है जो कि स्कॉर्पियो है। तो हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। वो फर्स्ट हाउस जहाँ पे RA लिखा है यानी राहु, वो आपका भी फर्स्ट हाउस है, वो मेरा भी फर्स्ट हाउस है। उसमें प्लैनेट अलग हो सकता है, राशि अलग हो सकती है, बट हाउस वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि रणवीर के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो राशि में। ओके, अब ये सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलता है, बढ़ता है, जैसे कि सारे प्लैनेट्स यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा। जैसे 8 के बाद आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज 9 आ गया, फिर देखो 10 आ गया, फिर 11 12, उसके बाद 12 खत्म, फिर 1 से शुरू, 1 से लेके फिर से पूरी साइकिल चली 7 तक, फिर 8 आ गया। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही इंक्रीज होता है और एंटी क्लॉकवाइज ही हाउसेस में भी इंक्रीजमेंट होता है। जैसे फर्स्ट हाउस में RA लिखा है तो सेकंड जाएगा, उसमें NE और UR लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, दैट इज योर सेकंड हाउस। थर्ड हाउस जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो ब्लैंक है। फोर्थ हाउस जिसमें सैटर्न बैठा है 11th राशि में, तो हम क्या कहेंगे, चौथे घर में शनि बैठे हैं 11 नंबर की राशि में। 11 नंबर इज एक्वेरियस, कुंभ राशि में। तो राशियों के नंबर फिक्स हैं और ये प्लैनेट और राशियों के कॉम्बिनेशंस की वजह से अलग इफेक्ट्स आते हैं। करेक्ट। मेरा चार्ट आप लगाओगे तो मेरे चार्ट में फर्स्ट हाउस में 11 लिखा हुआ मिलेगा और वहाँ पे मून बैठा है। ऐसे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे राहु बैठा है ना, ये फर्स्ट हाउस है और इसी को लग्न बोलते हैं। ओके, यही आपका लग्न भी है। अब लग्न को राशि के नाम से बुलाते हैं। जैसे इस चार्ट में हम कहेंगे कि रणवीर का स्कॉर्पियो लग्न का चार्ट है। तो लग्न कितने तरह के हो गए, 12 तरह के, एरिस से लेके पाइसेस तक। ओके, तो ये रणवीर का चार्ट स्कॉर्पियो लग्न का है जिसमें फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है। ओके, तो रणवीर, अब फर्स्ट हाउस क्या है ये हम पहले समझेंगे, सारे हाउसेस समझेंगे, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 7th हाउस कौन सा होगा, क्या बोलोगे आप? जिसमें केतु और सन साथ में। एग्जैक्टली, सीख गए आप एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो 7th हाउस में केतु के साथ सन बैठा हुआ है एंड वहां पर किसके कौन से नंबर की राशि है? 2। हाँ, 2। सेकंड राशि इज एरीज के बाद जो भी आता है टॉरस, हाँ, ठीक है। टॉरस। तो वृषभ राशि में सूर्य और केतु बैठे हैं 7वें घर में या 7th हाउस में। ऐसे चार्ट को हम देखते हैं। ओके, अब कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा है ये अलग इफेक्ट है, कौन सा प्लेनेट किसके साथ बैठा है वो अलग इफेक्ट है, और एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट, और इसको हम समझेंगे। ओके, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, मतलब ऐसे कभी किसी ने मुझे एस्ट्रोलॉजी समझाई नहीं है, बट गो ऑन। ओके, तो ये बेसिक हमारा चार्ट है। अच्छा, आप यहाँ पे देखोगे जैसे एक लग्न चार्ट लिखा है। ओके, ये हमारा पहला चार्ट होता है और यही डैडी है सबका। इस चार्ट के बाद दुनिया भर के और भी चार्ट आते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चार्ट। जैसे आप देखोगे नवमांश लिखा हुआ है, ओके, वो एक अलग चार्ट है। जो आपकी मैरिज के बारे में जब मुझे देखना होगा तो मैं स्पेशली नवमांश को देखूंगा। इट इज़ मतलब इन डेप्थ का भी डेप्थ है, उसे हम डिविजनल चार्ट बोलते हैं। ओके, जब मुझे आपकी जॉब का देखना है तो मैं षष्ठमांश देखूंगा, वाह, और जब मुझे आपके प्रोफेशन का देखना है तो मैं दशमांश देखूंगा, आपकी मदर के लिए देखना है तो चतुर्थमांश देखूंगा मैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स भी होते हैं। बट अगर मैं लग्न चार्ट भी देख रहा हूँ, या आप में से कोई भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो अपना लग्न चार्ट सब खोल के बैठ जाओ, तो आज के पॉडकास्ट में आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली कैसी है, अच्छी है, बुरी है, और क्या करना चाहिए आपको। ओके, तो ये बेसिकली आपको सिर्फ लग्न चार्ट देखना है अपना। ऐसे दुनिया भर के बहुत चार्ट होते हैं, पर अगर लग्न चार्ट पे कमांड है तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो बेसिकली जब आपका जन्म होता है ये आसमान की एक फोटो है, करेक्ट, आपके इट लग्न इज अ के साथ स्नैपशॉट ऑफ अ होल स्काई। जिसमें आपकी पर्सनालिटी और ओवरऑल आपकी लाइफ कैसे होगी। Personality is a very small part. Okay, even in astrology, if you are a good astrologer, you can predict कि this month ये काम होगा आपके साथ, इस मंथ आपके को ये इंसान मिलेगा। ओके, तो एवरीथिंग वी कैन प्रिडिक्ट। अगर आप अब उसके लिए सालों की आपको पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बट ऑन अ बेसिक ह्यूमन लेवल थोड़ी बहुत नॉलेज आपको अपने बारे में जानने में हेल्प करती है, और किस तरह के चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ये पता चल जाए कि नेक्स्ट ईयर जॉब में लफड़ा हो सकता है, तो मैं अभी से पैसे बचा लूँ। लफड़ा होगा, इवेंट तो होगा, बट आप पैसे बचाओगे तो आप परेशान नहीं होगे। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से देखना चाहिए, इट इज़ अ GPS, कि आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है वो आपको बता दे। चलना अभी भी आप ही को है। ओके, बट इस बार आप प्रिपेयर हो, वॉर तो चल रही है, अब इस बार आपके पास तलवार चाकू सब है। इट इज़ लाइक दैट जी। तो अब हम राशियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा था कि एक तो सनशाइन है जो महीने से पता चलती है कि 21 जुलाई से 21 अगस्त यू आर अ लियो। बट जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो तो लुक एट द चार्ट,
आप अपने मून को देखो कहाँ बैठा है। लास्ट हाउस में। हाँ, लास्ट हाउस इज 12th हाउस। अब मून के नीचे नंबर कौन सा लिखा है? 7। 7 इज लिब्रा। ओके, तो आप रणवीर जी, आप एक लिब्रा राशि के हो, आपका मून शाइन लिब्रा है। बट व्हेन आई सी कि आप जून में बॉर्न हुए तो मैं आपको जेमिनाई बोलूंगा। जब हम वेस्टर्न से देखेंगे देन यू आर अ जेमिनाई, बट जब हम आपकी कुंडली से देखेंगे देन यू आर अ लिब्रा। ओके, जो कि बैलेंसर होता है। तराजू लिए एक औरत खड़ी रहती है, तो बैलेंस करते हैं लिब्रा वाले लोग चीजों को। कहते हैं कि मून साइन यस, वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो आप अंदर से हो। मून शाइन आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये नो डाउट, ठीक है। और जितनी चीज़ें आप सुनते हो ना कि शनि की 7.5 लग गई, ओके, तो किस पे लग गई? वो कभी आपके वेस्टर्न साइन पे नहीं लगती है, वो हमेशा आपके मून साइन पे लगती है। जैसे प्रेजेंट टाइम व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, अभी कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस पे 7.5 चल रही है। तो कौन सी राशि है ये, वेस्टर्न है या वैदिक है? तो ये वैदिक राशियों पे 7.5 चल रही है। जैसे आप अभी 7.5 से फ्री हो, कुछ टाइम पहले आपकी थी 7.5, ठीक है। सो इसको हम 7.5 को भी समझेंगे, क्या होती है 7.5 इन डेप्थ। पहले हम चार्ट समझ लेते हैं, राशियों को समझ लेते हैं, प्लैनेट्स को समझ लेते हैं एंड हाउसेस को समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम देखो। मैं कहूँगा कि भाई जो भी देख रहे हैं नोट्स बना लो, बहुत मज़ा आता है इसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद राशि। ओके, तो सबसे पहले जो राशि हमारी आती है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों को आप देखोगे फिरोशियस होते हैं, गो गेटर होते हैं। इंग्लिश में मेष राशि को इंग्लिश में एरिस बोलते हैं, ठीक है। तो मेष या एरिस है तो आप फिरोशियस हो, आप गो गेटर हो। आपको अगर किसी ने काम दे दिया तो आप करके रहोगे। इसीलिए आप यूजुअली देखोगे मेष राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है ना। मंगल इसका रूलर होता है, और मंगल वॉरियर है, सेनापति है, ठीक है। उसके दोनों हाथों में तलवार रहती है। तो आप इनसे अगर बकैती करोगे तो ये आपको पीट देंगे। ओके, मेष राशि वाला रिस्क टेकर है कि भाई ज़िंदगी में ना स्मूथ चलने में मज़ा नहीं आता, रिस्क कहाँ है वो बताओ। ये एक लीडर भी है, इनहेरेंट क्वालिटी होती है इसकी लीडर की। तो मेष राशि ऐसी है। अब आपके चार्ट में जहाँ पर भी मेष राशि आपको दिखाई देगी, जैसे अभी आपके 6th हाउस में मेष राशि है, ओके, और वहाँ पर वीनस बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप 6th हाउस की चीज़ों को लेकर फिरोशियस हो जाओगे, वहाँ पर रिस्क लोगे। जैसे 6th हाउस इज सेवा, ठीक है। जब सेवा की बात आएगी तो आप सेवा करने के लिए रेडी हो, मैं लोगों की हेल्प करूँगा। 6th हाउस इज ऑल्सो, अब वहाँ वीनस बैठा है। वीनस क्या है? वीनस इज लव, ठीक है। तो अब जब प्यार की बात आएगी तो फिर वहाँ पे आप किसी की नहीं देखोगे, ठीक है। सो इस तरह से चार्ट्स को पढ़ा जाता है। राशियों में कौन से प्लैनेट बैठे हैं उनको कनेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अभी। तो ये एरिस हो गए। अब टॉरस को समझते हैं। टॉरस को एक बुल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ बुल। बुल का जो नेचर है कि वो जब तक लाल कपड़ा ना दिखाओ ना तब तक वो परेशान नहीं करता। तो ये स्टेबल है, अर्थ एलिमेंट की राशि है, बड़ी स्टेबल है, शांत है, लंबे समय तक काम कर सकते हैं। और अगर कोई काम वैल्यूएबल है बट उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे डायनेमिक या वैरायटी नहीं, तो भी ये लोग उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाल कपड़ा दिखा दिया इसे, तो फिर ये फिर बुल है, ये आपको उठा के फेंकेगा ही फेंकेगा। यानी कि पीसफुल है, स्ट्रेट है, सिंपल है, स्मूथ है। लेकिन अगर आप इनको पोक कर रहे हो तो फिर इनसे ज़्यादा डेंजरस भी कोई नहीं है। तो दिस इज टॉरस, ये इसका नेचर है। टॉरस जो साइन होता है इसका रूलर वीनस होता है। सो इनहेरेंट इनकी क्वालिटी है कि मुझे ब्रांड्स पसंद है, मुझे अच्छे से रहना पसंद है, साफ सुथरी जगह पसंद है, बिकॉज वीनस इज अ गॉड ऑफ लग्जरी। तो इनको वो भी चीज़ें पसंद है। टॉरस आप देखोगे यूजुअली बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, क्योंकि वो भी एक लग्जरी है कि आप बड़े प्यार से मीठे से बात कर रहे हो लोगों से। ओके, थर्ड जो हमारा साइन आएगा, एक मिनट भाई, बेसिकली अगर खुद की राशि पहचाननी है तो अपने खुद के चार्ट में ये देखना है कि मून कहाँ बैठा है, मून के साथ नंबर कौन सा है। वही आपकी राशि है। एरीज 1 है, टॉरस 2 है, जेमिनाई 3 है, जेमिनाई 3, कैंसर 4 है, लियो 5 है, वर्गो 6 है, लिब्रा 7 है, स्कॉर्पियो 8 है, सेजिटेरियस 9 है, कैप्रिकॉन 10 है, एक्वेरियस 11 है, पाइसेस 12 है। जी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी चार्ट खोल के बैठे हुए हैं। ओके, नहीं बोलो। सो नेक्स्ट कम्स टू जेमिनाई, जी, ठीक है। जेमिनाई एक एयर एलिमेंट की राशि है, ठीक है। अब जिनकी वेस्टर्न में भी जेमिनाई है, और जैसे मैंने कहा ना 2 राशियां हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो कि दो तरह के नेचर आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर। जैसे जेमिनाई एयर एलिमेंट की राशि है, आप इनको पाओगे कि ये बड़े अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। कि एयर एलिमेंट है, मीडिया का काम होता है, तो ये गो गेटर हैं कि मतलब आओ यार, तुरंत दोस्त बन जाते हैं। ये वाली राशि, इसका प्लैनेट मरकुरी है। मरकुरी को कहा जाता है वाणी का देवता। तो बातों का काम, वाणी का काम इनको सूट करता है, और ये बातों के धनी भी होते हैं। जेमिनाई को अगर देखा जाए तो ये यूजुअली एक बिजनेस माइंडेड पर्सन ज़रूर होंगे, बिकॉज मरकुरी इज़ ऑल्सो अ बिजनेस पर्सन, ठीक है। जैसे बुद्ध को हम बोलते हैं बुद्ध, बुद्धि, बुद्धू और बिजनेस, ठीक है।
तो ये तीनों क्वालिटी इनके अंदर होती है। यूजुअली लोग सोच सकते हैं कि जेमिनाई को कि ये तो बुद्धू है, बट नो 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 नो, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जेमिनाई बहुत बारीकियों को देखता है और बहुत जल्दी समझ जाता है कि इंसान कौन है, कैसा है, क्या करने वाला है। जिनका भी जेमिनाई साइन होता है ना, दे आर वेरी शार्प ऑब्जर्वर, ठीक है, और बातों के तो धनी हैं ही ये। तो इस तरह से नंबर 3 हमारी राशि जेमिनाई हो जाती है। या मतलब अगर आपके वेस्टर्न चार्ट में आपकी साइन जेमिना है तो भी ये सब चीज़ें अप्लाई होती है, या आप ये वैदिक? मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ जर्नल में, ठीक है। सो अगर आपका मून शाइन या सनशाइन कोई भी जेमिनाई है, आप मेरी बातों से रिलेट करोगे और कमेंट करके बताओगे भी, ठीक है, कि आपने रिलेट किया मेरी बातों से। जैसे मेरी सनशाइन जेमिना है। बताइए। नाउ कमिंग टू द 4th राशि, ये है कैंसर। इसे केकड़े से रिप्रेजेंट करते हैं और कहा जाता है केकड़ा अपना घर लेकर चलता है। सो ये अपना घर लेकर चल रहा है से मतलब है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये अपना होमली इन्वायरमेंट लेकर जाते हैं। कैंसर का जो मालिक होता है, जो रूलर होता है, वो मून होता है। तो ये इनहेरेंटली बड़े इमोशनल राशि है, बड़े दिल तोड़वाते हैं बेचारे प्यार में। 2-3 ब्रेकअप ना हो तब तक क्या है बात की कैंसरियन ना हो, ठीक है। कैंसर राशि जो है मूड स्विंग ज़रूर होंगे। आप चंद्रमा को देखो, वो 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। तो इसी तरह से कैंसर वालों का मूड होता है कि वो घटता बढ़ता रहता है, इसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं, ठीक है। एंड मोमेंट पे मूड बदल जाना, बेबी आई लव यू सो मच, अरे बेबी तुम कैसे हो, ऐसे हो, तो ये है कैंसर, ठीक है। बहुत प्यारे मिलेंगे आपको, बहुत चंचल मिलेंगे, और चांद सा रोशन चेहरा तो बहुत खूबसूरत भी मिलेंगे आपको। तो ये कैंसर का एक नेचर है कि वो मदर है। चंद्रमा को कहते हैं ना, चंद्रमा माँ है, ठीक है, क्वीन ऑफ द ऑल प्लैनेट्स बोला जाता है। तो एक मदरली नेचर आपको इनके अंदर मिलेगा। अपना ख्याल रखें ना रखें, दुनिया का ख्याल इनको रखना है, ओके। तो ये कैंसर राशि है। अब आगे बढ़ें। अब आती है हमारी 5th राशि विच इज़ लियो। लियो इज रूल्ड बाय सन, ओके। तो जैसा सूर्य है वैसे आप हैं। लीडरशिप क्वालिटी, दहाड़ने वाली इच्छा रखते हैं, और एक जगह खड़े हो जाएं तो 4 लोगों को कैसे मैनेज करना है, लियो नोज इट ऑल। लियो यहाँ पर आप देखोगे फायर एलिमेंट की राशि है, तो दूर से ही आपको बड़े एरोगेंट नज़र आएंगे कि यार ये घमंडी आदमी है, इससे बात कैसे करें। लेकिन जब आप उनसे पास में मिलोगे, उनसे अच्छा यार नहीं, उनसे अच्छा दोस्त नहीं कोई, उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं कोई। लियो चाहता है कि देखो अगर तुम मेरे दुश्मन बनोगे ना, तो मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो मैं ढूंढूंगा, बदला ज़रूर लूंगा। रिवेंजफुल है। लेकिन अगर आप इनकी शरण को एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरी हेल्प कर दो, एक बार आप लियो को बोलो, 1000 दुश्मन सामने हो, लियो वाला अकेले खड़ा हो जाता है। सो लियो एक फिरोशियस राशि है। अब शेर किसके सामने झुकता है? शेर हमेशा शेरनी के सामने झुक जाता है। तो लियो कभी हारेगा तो सिर्फ प्यार में हारेगा। उसके अलावा लियो को हराना इज़ वेरी डिफिकल्ट। कई बार लोग लियो को कहते हैं कि अरे भाई तुम बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसको कभी इस चीज़ का मलाल नहीं रहता कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इसे लगता है ये मेरी क्वालिटी है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं इन्फ्लुएंस कर देता हूँ लोगों को, और ये सच में लियो की क्वालिटी होती है। ये बिजनेसमैन अच्छे बनते हैं, ये सीईओ अच्छे बनते हैं, ये इन्फ्लुएंसर अच्छे बनते हैं। जहाँ पर भी फायर एलिमेंट की ज़रूरत है, दे डू इट ऑल गुड। तो ये 5 नंबर की राशि रूल्ड बाय सन, लियो। 6 नंबर पे आते हैं वर्गो। वर्गो कन्या राशि, इसको फिर से मरकुरी ही रूल करता है। वर्गो मरकुरी का वो एस्पेक्ट है जो भोगने की चाहत रखता है। इन्हें समाज में, दुनिया में जितने भी भोग विलासता की चीज़ें हैं, जैसे हो गया, वर्गो लव्स सेक्सुअल थिंग्स, उनको बहुत अच्छा लगता है। और अपने पार्टनर में कुछ ढूंढे ना ढूंढे, गुड सेक्स ज़रूर ढूंढते हैं। वर्गो इज़ ऑल्सो वेरी चंचल, ठीक है, उसे एक जगह बैठा नहीं जाता। बहुत चुलबुले से नेचर के हैं, बहुत चंचल नेचर के हैं। वर्गो ऑल्सो मरकुरी का वो हिस्सा है वर्गो जो कि बिजनेस माइंड रखता है, और जो कि अपने दिमाग में सबकी चिंता कर रहा है, और साथ ही साथ अपने आप को भी ग्रो कर रहा है। वर्गो को कभी दुख नहीं होता कोई आगे ग्रो कर जाता है। बाकी राशियों को हो सकता है, वह वर्गो की ये क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ओके। तो ये वर्गो होगी नंबर 6 की राशि। अब नंबर 7 लिब्रा पे आते हैं। लिब्रा ये बैलेंसर है। इसमें कहते हैं एक अंधा कानून वाले एक लेडी है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और तराजू हाथ में है। अब लोग समझते हैं कानून अंधा है, बट नहीं। लिब्रा कभी भी बाइफरकेट नहीं करता, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है। तो लिब्रा वाले कभी भी किसी को तोलते नहीं हैं। वो अंधे हैं, यानी कि वो किसी की बुराइयां भी नहीं देख रहे, किसी की अच्छाइयां भी नहीं देख रहे। जैसे आप मेरे साथ हो, मैं वैसा ही आपको दूंगा। लिब्रा का जो मेन सूत्र होता है लाइफ का, वो चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है कि भाई पैसा ठीक है, रिश्ते भी ज़रूरी है, और रिश्ते पैसे दोनों है तो हेल्थ भी ज़रूरी है, और ये सब कुछ मिल गया तो आई नीड ए स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, मुझे स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। लिब्रा का ये मोटिव रहता है। अब लिब्रा भी वीनस से रूल होती है, दैट इज़ वाई दे लव लग्जरी। अब जो भी वीनस का पास आएगा वो लग्जरी लेकर जाएगा।
तो आप लिब्रा वालों को देखोगे, अच्छी चीज़ों का शौक, महंगी चीज़ों का शौक, ब्रांडेड चीज़ों का शौक, कुल मिला के भले पैसे ना भी हो लिब्रा के पास तो भी ये आपको टिप टॉप और ग्रूम नज़र आएगा। तो ये लिब्रा हो गई हमारी। नाउ 8th राशि आते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तारामंडल में जो तारे होते हैं वो स्कॉर्पियो जैसा लगते हैं, इसलिए इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। हिंदी में से वृश्चिक बोलते हैं। ये बिच्छू है। बिच्छू आमतौर पे अपनी फैमिली के साथ खेलता रहता है, किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जब आप बिच्छू को परेशान करते हो तो उसके पास डंक भी है। तो वृश्चिक राशि वाले ढीठ हैं। अगर आपने इनको पोक कर दिया, आपने इनको परेशान कर दिया तो डंक मारेंगे। वृश्चिक राशि वाला चीज़ें भूलता नहीं है जल्दी। अगर आपने इनको बचपन में कुछ परेशानी दी थी ना तो बुढ़ापे तक याद रखेंगे। ये अपनी की हुई भूलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने से डरते हैं, विश्वास करने से डरते हैं, क्योंकि 2-4 कांड इनके साथ हो चुके होते हैं। वृश्चिक राशि वाले बड़े लॉयल मिलेंगे आपको। इन्होंने अगर अपनी लॉयल्टी आपके साथ दे दी तो दे दी, फिर चाहे वो प्यार में हो चाहे वो काम में हो, लॉयल्टी है तो है। नाउ द 9th राशि इज सेजिटेरियस, धनु राशि। ये फिर से फायर एलिमेंट की राशि है और ये इसके आप नेचर देखोगे एरीज और लियो जैसे ही हैं। फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये सेजिटेरियस जुपिटर रूल करता है, तो जुपिटर जब रूल करता है तो ज्ञान वहाँ पे आ ही जाएगा, नॉलेज वहाँ पे आ ही जाएगा। तो सेजिटेरियस इज अ नॉलेजेबल राशि। इनको एक जगह नहीं 50 जगह से ज्ञान बटोरने की चाहत रहती है, और उस ज्ञान को किस तरह से यूज़ करें टू मेक मनी, टू मोनेटाइज इट, ताकि पैसे मिल सके, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ये सेजिटेरियस की कोर फिलॉसफी है। नाउ मूविंग टू द 10th राशि विच इज़ कैप्रिकॉन। अगर आप कैप्रिकॉन को देखोगे तो ये मकर राशि इसको हिंदी में बोलते हैं। और कैप्रिकॉन आपको ऐसे मिलेंगे ना कि बहुत टाइम लेते हैं दोस्त बनाने में, बहुत टाइम लेते हैं रिलेशनशिप आने में, स्लो मूविंग लोग हैं, बट अपने डिसीजन रिलेशनशिप वाइज गलत नहीं करना चाहते और करते भी नहीं यूजुअली। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कैप्रिकॉन को पटाने में, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी भाव नहीं देगा और ऐसे चुटकियों में समझ जाता है कि आप फेक कर रहे हो। फेक मैनिपुलेटर लोगों से कैप्रिकॉन बहुत दूर रहता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है। कैप्रिकॉन भी उन लोगों में से एक है जो धीरे धीरे स्टेबल करके धीरे धीरे काम करने में विश्वास रखता है। लंबी रेस का घोड़ा है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन शनि की राशि है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए ये स्लो स्लो चलते हैं, बट दे आर वेरी गुड बाय नेचर। यूजुअली जो कैप्रिकॉन की फीमेल्स होती हैं, आप इनको देखोगे ना कि आप इनसे अगर कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, आप मजाक में भी सेक्सुअल बातें कर रहे हो, सेक्स जोक मार रहे हो, तुरंत आपसे दूर हट जाएंगी, आपको उनके फेस पे नजर आ जाएगा। तो कैप्रिकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राशि। शनि की पहली राशि है ये। शनि की दूसरी राशि आती है 11 नंबर साइन एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि ये फेस शिफ्टर है। कौन सी ऐसी राशि नहीं है जिसका गुण कुंभ राशि में आपको नहीं मिलेगा। इसे ज्योतिष की भी राशि बोली जाती है। कुंभ राशि वाले फिलॉसफी बड़ी पसंद करते हैं और फिलॉसफी झाड़ने का भी बहुत शौक होता है। जब बात होती है ना कि कौन सी राशि वाले लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, तो एक्वेरियस नंबर 1 पे आता है, क्योंकि ये डिटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन्हें चीज़ें छोड़ना बहुत जल्दी से आता है, और डिटैचमेंट तो सबसे बड़ा पावर है अगर आपके पास ये है। कुंभ राशि वालों को ज्योतिष में इनहेरेंट शौक होता है। आपके कई सारे व्यूवर कुंभ राशि के हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो कमेंट में बता देंगे आपको। कुंभ राशि क्योंकि ये सैटर्न से रूल होती है, और क्योंकि कुंभ राशि आपको मिल जाएगी कि एक जगह से नहीं हर जगह से नॉलेज लेनी है, ज्ञान लेना है। और ये एयर एलिमेंट भी हैं, ये फायर एलिमेंट भी हैं, ये वाटर एलिमेंट भी हैं, ये सब कुछ है ये। तो कुंभ राशि को मुझे लगता है कि बड़े टाइम से बनाया गया है, सोच समझ के बनाया गया है। ओके, कुंभ राशि वालों के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात देखी जाती है ना, नशा होता है। अब वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक गलती को बार बार दोहराने का नशा भी हो सकता है, दूसरों की मदद करने का भी नशा हो सकता है, किसी चीज़ को बार बार एक ही ढंग से करने का नशा हो सकता है। ओके, तो जब जैसे आपका चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे सैटर्न आपका कुंभ राशि में बैठा है, तो हम इस चार्ट में कहेंगे कि शनि अपनी खुद की राशि में बैठा है, वो उसका खुद का घर है। हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं? अपने खुद के घर में। तो यहाँ पे शनि आपके खुद के घर में बड़े आराम से बैठा है, चिल कर रहा है वो। तो इस शनि को हम अच्छा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर में है। अब शनि का दुश्मन होता है सूर्य, ज्योतिष के हिसाब से है तो वो पिता पुत्र। इसकी एक अच्छी स्टोरी है कि हुआ क्या था कि जो सूर्य थे वो ऐसे राजा टाइप के थे, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, तो घूम रहे थे। उन्हें एक लेडी दिखती है, उसका नाम था छाया। तो छाया से वो कहते हैं कि पसंद आ रही हो आप हमें, ठीक है। तो छाया कहती है अरे आप तो देवता हैं। तो कहते कोई बात नहीं। तो उनका एक काइंड ऑफ अफेयर होता है। उस अफेयर से जो बॉर्न होता है वो शनि है। ओके, एंड शनि बॉर्न होते ही, क्योंकि वो छाया के पुत्र हैं, तो वो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्स के थे, वो काले दिखाई देते थे। और सूर्य ने कहा अरे मैं तो राजा, मैं ओजस्वी, मेरा तेज इतना है, मैं तो कितना खूबसूरत हूँ, और मेरा पुत्र काला कैसे हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे डिसोन कर दिया अपने सन को।
और जो शनि बड़े होते हैं उनको सारी कहानी पता होती है, वो न्याय के देवता बनते हैं, तो वो सूर्य के पास वापस जाते हैं, कहते पिताजी मुझे न्याय चाहिए, मुझे एक पुत्र का दर्जा चाहिए और मेरी माता के लिए एक रानी का दर्जा चाहिए। सूर्य मना कर देते हैं। तब से शनि और सूर्य की दुश्मनी है, फूटी आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को। अब यहाँ पे हमको एक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट मिलता है कि शनि और सूर्य साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी, उस हाउस में लड़ाई होगी, उस हाउस की चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। जैसे अगर शादी के हाउस में बैठ गया तो डिवोर्स। करेक्ट, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इवन यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि शनि अगर सूर्य की राशि में भी बैठ गया, जैसे आप अपने दुश्मन के घर चले गए, अब क्या करोगे, उसका कैमरा तोड़ दोगे, उसकी टीवी तोड़ दोगे, क्योंकि दुश्मन है मेरा, ठीक है। तो अगर सैटर्न आपका लियो में बैठा है तो भी वो परेशान करेगा, एंड सन आपका एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न में बैठा है तो भी परेशान करेगा। हम एक दूसरे के घर में बैठे हैं दुश्मन, तो हम परेशान करेंगे एक दूसरे को। और हर किसी के चार्ट में एक पॉजिटिव प्लेसमेंट होती है और एक नेगेटिव प्लेसमेंट होती है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसमेंट। आप वैसे कोई भी कुंडली बेकार नहीं होती, सारी कुंडलियों को देखने का तरीका है। आप किसी भी बेकार से बेकार कुंडली को अच्छा कर सकते हो और अच्छी से अच्छी कुंडली को खुद ही बेकार कर सकते हो। कैसे? जैसे कि एक कुंडली 100 प्रोमिसेस करती है आपको कि आपको अपनी लाइफ में ये 100 चीज़ों के प्रॉमिस मिलेंगे, बट कब मिलेंगे? अगर मैं कहूँ रणवीर जी की एक पर्सन है जिसकी बहुत बुरी सड़ी की 7.5 जब वो 2 साल का है तब चल रही है, और जब वो 26 साल का है तब चल रही है, आपको किसके लिए बुरा लगेगा? 26 साल वाले। करेक्ट, क्यों? उसे करियर बनाना है, उसे जॉब लेनी है, बिजनेस सेट करना है, शादी करनी, लाइफ में सेटल होना, और शनि जी आके उसके सारे काम खराब कर रहे हैं। और 2 साल बच्चा क्या होगा, लॉलीपॉप गिर जाएगी, पापा डोरेमोन नहीं देखने देंगे। तो किस टाइम पे आपकी कौन सी दशा चली, किस टाइम पे आपको कौन सी 7.5 लगी, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका चार्ट खराब है अच्छा है। मान लो आपके चार्ट में एक्सीडेंट लिखा है कि गाड़ी से ऐसा ठुकोगे कि कमर टूट जाएगी, पर ये होगा जब आप 120 साल के हो जाओगे, तब तक आप इस अर्थ पे ही नहीं रहोगे, तो वो प्रॉमिस कभी आपकी लाइफ में आप फेस ही नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ, इवेंट होना था बट आप मौजूद नहीं थे, वो दशा ही नहीं आई कभी आपकी, तो आप बच गए उस चीज़ से। आपके पर ऐसा कुंडली में दिख रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा बैंक करप्ट हो जाएगा, पर कब, जब 4 साल का है, ठीक है, तो क्या होगा, पॉकेट मनी चोरी कर लेगा कोई। तो आपके इवेंट्स, आपके प्रोमिसेस तो बहुत सारे हैं, पर वो होंगे कब, ये डिसाइड करता है आपकी दशा क्या चल रही है। अगर आपको अच्छी दशाएं मिल गई, कई बार लोगों की चार्ट देखता हूँ पूरी जिंदगी में अच्छी अच्छी दशाएं मिली हैं, बुरी दशा मिल रही है 90 साल के बाद, जब तक वो बचेंगे भी नहीं, तो वो चार्ट अच्छा हो गया। अच्छे चार्ट है, बहुत राज्य हो गए, बहुत धन मिलेगा, बहुत दौलत मिलेगी, पर जब 110 के हो जाओगे तब मिलेगी, क्या करोगे उस दौलत का? तो चार्ट अच्छे बुरे नहीं होते, दशा अच्छी बुरी हो सकती है। दशा पे भी हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो अभी हम एक्वेरियस कर लिया था, हम पाइसेस पे आते हैं, लास्ट राशि है और ये गुरु की राशि है। पाइसेस वाले जो लोग होते हैं ना, ये भगवान भरोसे चलते हैं। गुरु जो है ना वो भरोसा है, जुपिटर जो है भरोसा, भगवान भरोसे। क्यों? पाइसेस वालों का एक नेचर आप देखोगे कि वो एक काम बंद कर देंगे, दूसरा स्टार्ट कर देंगे, पता नहीं है भैया होगा कि नहीं होगा, पर वो आज जॉब छोड़ देंगे, पता नहीं है अगली जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक लीप ऑफ फेथ पाइसेस लेके चलता है। गुरु ज्ञान है, अज्ञान जो है वो अंधकार की तरफ ले जाता है, और ज्ञान घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। पाइसेस के साथ यही होता है। पाइसेस नॉलेज और ज्ञान बटोरता रहता है और उसे ऐसा एहसास होता रहता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि आप जितने ज्ञानी हो आप उतने घोर अंधकार में हो। क्या आपको इतना छोटा महसूस होने लग जाता है कि इस दुनिया में सीखने के लिए क्या कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं आता। पाइसेस वाले लोगों को आप देखोगे कि ना, उनके पास ज़्यादा ईगो नहीं है और ज़्यादा किसी की फिक्र भी नहीं करते कि तुम उनके कपड़ों के बारे में क्या सोच रहे हो, उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोच रहे हो, दे डोंट केयर। पाइसेस अपनी ही धुन में व्यस्त है, अपनी लड़ाइयों में ही व्यस्त है। पाइसेस जो भी है उनको ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि कोई मदद करने कभी नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, आप अपने पैरों पे हो, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही उड़ना है। दिस इज पाइसेस। ये जुपिटर की लास्ट राशि है, ज्ञान घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। तो ये बताइए कि अगर शनि खुद के घर में बैठा है तो ऐसे लोगों के चार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे सैटर्न यहाँ पे खुद के घर पे बैठा है, शनि के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, योर बोन इज शनि, एंड ये स्टमक भी है, ठीक है। 4th हाउस, अच्छा एक बार हाउस कर लें क्या सारे? हाँ, श्योर। ओके, फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। जैसे जहाँ पे आपको फर्स्ट हाउस दिख रहा है, ओके, तो आप कहोगे कि ये फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस आप खुद हो, पर्सनालिटी, योर पर्सनालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपके सोचने का तरीका, आपकी हाइट, आपका दिखने का तरीका, एवरीथिंग इज फर्स्ट हाउस, इवन योर हेल्थ ऑल्सो।
आप कैसे दिखोगे, मोटे पतले, सब कुछ फर्स्ट हाउस है। सोचने के थॉट्स कैसे आएंगे, ये भी फर्स्ट हाउस है। जैसे यहाँ राहु बैठा है ना, तो मैं कह सकता हूँ आप राहु का दिमाग रखते हो, ठीक है। मौत के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। राहु मिस्टिक प्लैनेट, मिस्टीरियस है, ठीक है। इसको समझना इट्स नॉट सो इजी, ठीक है। और राहु इज ऑल्सो अटैचमेंट। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपको समझना या आपके थॉट्स या आपका नेक्स्ट मूव समझना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ राहु बैठा है। राहु को कोई नहीं समझ पाया, जब पर्सनालिटी को वो रूल कर रहा है तो आपको कोई कैसे समझेगा, ओके। तो फर्स्ट हाउस इज यू, सेकंड इज मनी, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। पैसा, आपका परिवार, आपके बोलने का तरीका, आपकी ईटिंग हैबिट्स इज ऑल सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपका खाली है। यहाँ पर आपको एनी और यूआर दिख रहा है बिकॉज ये एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड चार्ट है। यहाँ पे क्योंकि ज्योतिष में हम सिर्फ 9 प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं, उसने आपको यूरेनस और नेपच्यून भी बता दिया, बट हम उसे ज्योतिष में कंसीडर नहीं करते। तो हम यहाँ मानेंगे जो सेकंड हाउस इज ब्लैंक, वो खाली है। थर्ड हाउस मतलब क्या कोई खाली? एक्चुअली ये धन योग है, ये धन योग है। मैं अगर सच में बताऊं तो जैसे सेकंड हाउस में नंबर 9 लिखा है, नंबर 9 इज सेजिटेरियस, उसका लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर बैठा है आपका देखोगे 11th हाउस में। 11th हाउस इज गेन्स, प्रॉफिट, डिजायर। सो बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस लॉर्ड 11th में इसे धन योग बोलते हैं, तो आपके चार्ट में एक धन योग बनता है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज योर हार्ड वर्क, शॉर्ट ट्रेवल्स, छोटी छोटी यात्राएं। थर्ड हाउस इज योर सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, ठीक है। फोर्थ हाउस इज मदर, आपका फैमिली इन्वायरमेंट, ओके। आपके भाई बहनों के साथ आपका जो नेचर रहेगा, जो उनका एक इन्वायरमेंट रहेगा, दैट इज फोर्थ हाउस इज ऑल्सो सिंहासन। पॉलिटिक्स में फोर्थ हाउस बहुत यूजफुल होता है। फिफ्थ हाउस इज योर चिल्ड्रन, एजुकेशन, आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई लिखाई। सिक्स्थ हाउस सेवा है, रोग रिपु ऋण है, यानी बीमारी, कर्जा और आपके शत्रु, लीगल मैटर्स भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस इज मैरिज, जिसके पीछे दुनिया परेशान है। मैरिज इज अ पार्टनरशिप ऑल्सो, बिजनेस में भी पार्टनरशिप होती है, तो सेवेंथ हाउस बिजनेस भी है। एट्थ हाउस है, ये अकल्ट का हाउस है, वेरी डेंजरस हाउस, ठीक है, क्योंकि इसमें दुख, दर्द, पीड़ा सब आ जाता है। सडन इवेंट्स आ जाते हैं, अचानक से होने वाला प्रॉब्लम। आप देखते हो ना, कुछ लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं और रातों रात फिर वो गिर भी जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ एट्थ हाउस। एट्थ हाउस की दशा में ऐसा होता है, कोई एकदम से कोई मीम वायरल हुआ, बहुत फेमस हो गया, ठीक है, तो एट्थ हाउस की वजह से होता है। नाइन्थ हाउस आप देखोगे, इट इज़ योर लक। ये बहुत प्यारा, बड़ा सॉफ्ट हाउस है। तो नाइन्थ हाउस इज योर लक, योर फादर, योर गुरु, योर गुरुकुल का जो एक मंदिर का जो इन्वायरमेंट होता है, योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब नाइन्थ हाउस है। 10th हाउस है आपका प्रोफेशन, ठीक है, कि आपका काम करने का स्टाइल क्या है। क्या आप काम करते हो तो दब के करते हो, या काम करते हो तो फिर आप बॉस से भी ज़्यादा बड़े बॉस बन जाते हो। दैट इज ऑल 10th हाउस। जैसे इसलिए जब कहा जाता है कि 10th हाउस में जब मून बैठता है ना, तो आपका काम करने का तरीका एक माँ की तरह होता है, कि आप सबका ख्याल रख रहे हो अपने आसपास, ठीक है। यहाँ पर अगर सूर्य बैठेगा तो आप एक लीडर की तरह परफॉर्म करते हो अपने काम में। यहाँ जब राहु बैठता है तो कहते हैं राहु 10 में, दुनिया बस में, ठीक है। ये काम के प्रति बड़ी अटैच हो जाता है, फिर ये वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर दे देता है राहु 10th हाउस। 11th हाउस, ये आपका गेन्स है, ये आपके डिज़ायर है, ये आपके जितने भी जो भी आप दोस्त बनाते हो, जो भी आप रिलेटिव बनाते हो, सब 11th हाउस है। किटी पार्टी बेसिकली 11th हाउस है। नाउ द लास्ट हाउस, ये मृत्यु है, ये खर्चा है, ये जेल है, ये हॉस्पिटल है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये आपके सेक्सुअल प्लेजर हैं, बेड टाइम है ये आपका। तो ये ऐसे हमारे 12 हाउसेज होते हैं, इन सबके रोल डिफाइन है, ओके। तो हमने अभी 12 राशियाँ समझी, हमने अभी 12 हाउसेस को समझा। अब खेल होता है 9 ग्रहों का, प्लैनेट्स का, जिसमें से 7 जो है वो तो हमें सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं, पर 2 बदमाश नहीं दिखाई देते, राहु एंड केतु। तो देयर इज़ अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ राहु एंड केतु, मैं बोल सकता। सो एक बड़ी फेमस कथा है भारतीय संस्कृति में, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन होता है, उसमें से 14 रत्न निकलते हैं, उसके बाद
जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस से आप अटैच हो जाओगे, उस हाउस से मिलने वाली चीजों से आप अटैच हो जाओगे। राहु अधूरी बॉडी है, पूरा नहीं है। तो जिस भी हाउस में वो बैठेगा उस हाउस डिससेटिस्फाई रखे। अब सेकंड हाउस में आ गया राहु, मनी है। तो राहु जब सेकंड हाउस में आएगा तो पैसों से अटैच रखेगा आपको, और डिससेटिस्फाई किससे रखेगा? उसी पैसों से। तो आप बहुत बड़े करोड़पति भी बन जाओगे ना, कहोगे यार कम है। आप कहोगे यार पूरी पृथ्वी तो मैंने जीत लिया, चंद्रमा और आ जाता मजा आ जाती। ठीक है। तो राहु इस तरह के काम करता है। यू हैव गुड मनी बट आप डिससेटिस्फाई हो, और पैसा नहीं है तो हो ही डिससेटिस्फाई हो, तो भाग ही रहे हो पैसे के पीछे, अटैचमेंट के पीछे। अब राहु जब 6th में आता है, राहु 6th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 6th हाउस का राहु कहते हैं कि आपको जितनी गाली पड़ेगी आप उतना राइज करोगे, आपको लोग जितना गरियाएंगे आप उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि 6th हाउस इज एनिमी, और राहु तो है ही वॉरियर। तो जब दुश्मन सामने आते तो राहु अपने मोड में आ जाता है, बीस्ट मोड ऑन। तो राहु 6th हाउस में आपके एनिमीज को टिकने नहीं देता। 6th हाउस राहु वाले को कुछ नहीं करना, लोग गाली दे रहे हैं चुपचाप गाली सुनो। ठीक है, यूनिवर्स खुद आएगा, खुद पीट के जाएगा उन लोगों को। अगर एक पॉलिटिशियन को सोचो आप, जो अभी देश के अच्छे खासे हैं, जिनको दुनिया गाली दे रही है, ही इज राइजिंग। ठीक है, आपको पता चल जाएगा उनका राहु कहाँ है। ओके। अब राहु 4th हाउस इज योर मदर, बट राहु 4th हाउस में आपकी मदर को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम दे देगा। आपकी मदर बहुत सोचेंगे। राहु 10th हाउस में बता ही चुका हूँ कि वो आपको प्रोफेशन में अटैच कर देगा, अपने काम से अटैच कर देगा। और 10th हाउस में काम से अटैच करेगा। 4th हाउस क्योंकि आपका घर है तो आपके घर से अटैच करेगा। वर्क फ्रॉम होम करेंगे यार, मम्मी से दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा घर से दूर नहीं जाएंगे। लेकिन राहु 4th हाउस विदेश लेकर ही जाता है। ये जितना अपने घर से अटैच होते हैं ये उतनी जल्दी फॉरेन चले जाते हैं, क्योंकि राहु 4th हाउस क्या कह रहा है? डिससेटिस्फाई भी तो घर से ही करूँगा।
तो इसलिए घर छूट जाता है। राहु 4th हाउस वाले आपको विदेश में मिल जाएंगे, फॉरेन में काम करते हुए मिल जाएंगे। राहु 7th हाउस, अटैचमेंट है वाइफ से और डिससेटिस्फाइड भी है वाइफ से। तो इस तरह से राहु फंक्शन करता है। हर हाउसेज में आप उसको रख रख के सोच सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल राहु के लिए, 9th हाउस आपकी ट्रेडिशंस हैं। राहु वहाँ बैठेगा। अब आपके घर में ट्रेडिशन है कि भैया शादी अपनी कास्ट में करेंगे, तिवारियों के घर में तिवारी शुक्ला पांडे ही आएंगे, पर वहाँ राहु बैठा है 9th हाउस में। नहीं, मैं तो करूँगा लव मैरिज, जो मुझे कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्रीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राहु 9th हाउस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। राहु 7th हाउस क्यों? 7th हाउस इज ऑल्सो मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजर चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये राहु की कहानी है। अब जैसा राहु है उसका जस्ट अपोजिट केतु है। केतु, जैसे राहु अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। केतु कहता छोड़ो भाई, जाने दो यार, फिर कमा लेंगे, फिर बना लेंगे, क्या पकड़ना चीज़ों को। केतु एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको मुक्त कराने आता है, मोक्ष दिलाने आता है, क्योंकि वो चीज़ों को छोड़ना सिखाता है। जो भी इस दुनिया में चीज़ों को छोड़ना सीख गए हैं वो ज़्यादा खुश हैं चीज़ों को पकड़ने वालों से। तो केतु जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस को आप डिटैच कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, केतु 7th हाउस मैरिज हाउस में बैठेगा तो क्या होगा? वाइफ से डिटैच हो जाओगे। यस, अनलेस अनटिल आपकी वाइफ केतु जैसी ना हो, यानी कि आपकी वाइफ स्पिरिचुअल। केतु इस स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है ना, वो ध्यान, योग, अकल्ट का प्लेनेट है, ये मिस्टिक चीज़ों का प्लेनेट। उसकी आंखें नहीं है ना, केतु धड़ है, तो आंखें तो है नहीं उसकी, तो वो सारी चीज़ें देखता है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। जो नंबर 7 वाले लोग हैं, 7, 16 या फिर 25th को जो बॉर्न हुए हैं, ये सब केतु से रूल हो रहे हैं। धोनी, हाँ, आप देखोगे कि धोनी DRS, धोनी रिव्यू सिस्टम, वो चीज़ें देखना जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। स्टंप का बुड़ा, धोनी ने बोला, हो गया। गांगुली भी नंबर 7 है, वो शो पर आए थे, मुझे भी ऐसा ही लगा, बहुत इंटुइटिव है ये इंसान। बताइए। सो 7 हो गया आपका। अब नंबर 7 जो लोग नहीं जानते न्यूमरोलॉजी, आप बॉर्न हुए होगा 7, 16 या 25 को, देन यू आर नंबर 7। और अगर डेट ऑफ बर्थ ऐड करके भी 7 आ रहा है ना, देन यू आर ऑल्सो नंबर 7। ओके, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 96, आप इसको ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो आप मेरी बातों से रिलेट करो, आप केतु हो बेसिकली। अब मैंने कहा ना, केतु कन्फ्यूजन भी है, क्यूरियोसिटी भी है। तो नंबर 7 या फिर केतु अगर 1st हाउस में बैठा है तो आपको कन्फ्यूज़ बहुत रखेगा, और आपको ऐसे सपने आएंगे कि आपको लगेगा कि आप फ्यूचर देख रहे हो। यूजुअली नंबर 7 वाले जो लोग हैं ना, वो आपको कमेंट में बता देंगे कि उनको फ्यूचर दिखता है सपने में। उनको डेथ दिख जाती है लोगों की सपने में, कि मेरे पड़ोसी की ऐसी डेथ होगी, एग्जैक्टली वैसे होता है, कमेंट्स में आ जाएगा। केतु के पास ही ये पावर है जो इंट्यूशन देते हैं। अब केतु डिटैचमेंट की बात हम कैसे भूल सकते हैं? केतु 2nd हाउस में बैठेगा तो किस चीज़ से डिटैच करेगा? 2nd हाउस इज मनी, तो ये आपकी मनी से आपको डिटैच करेगा। और अगर आपको 2nd हाउस केतु वाला व्यक्ति मिल रहा है और वो ऐसे बोल रहा है कि भैया 10-10 रुपये जोड़ूंगा मैं तो कंजूस हूँ, आपको गरीब मिलेगा। और वहीं पे 2nd हाउस केतु है किसी का और वो कह रहा है पैसा क्या होता है, तो हाथ का मैल है भाई, एक ही ज़िंदगी मिली है, 2 बार क्या सोचना, ये खरीद लेते हैं, ये परचेज कर लेते हैं, वो ज़्यादा रिच मिलेगा, क्योंकि वो केतु के अकॉर्डिंग चल रहा है। वाह, वो पैसों को कह रहा है छोड़ दो यार, जाने दो। तो जैसे वो केतु, जैसे ही आप अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलते हो, वैसे प्लैनेट्स आपको फेवर करने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, 7th हाउस में केतु डाइवोर्स करवाता है, बट अगर आपकी वाइफ केतु जैसी निकल आई तो कोई डाइवोर्स नहीं, वेरी पीसफुल लाइफ। जो अकल्ट को मानती है, एस्ट्रोलॉजी को मानती है, या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है, या फिर रिसर्चर है, क्योंकि केतु इज ऑल्सो रिसर्च, केतु इज ऑल्सो साइंटिस्ट। जो डीप डाउन रिसर्च होती है वो सिर्फ केतु कर सकता है। नंबर 7 वाले लोगों को बड़ा मज़ा आता है अकल्ट में, इसीलिए बहुत मज़ा आता है रिसर्च में। ऐसे प्रोफेशंस में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको नंबर 7 वाले लोग। केतु की अगर और बात करें ना, तो इसको और हाउसेस में समझते हैं, ठीक है। केतु अगर 4th हाउस में बैठेगा, 4th हाउस इज योर हाउस, आपका घर का एनवायरनमेंट। अभी डिटैच किससे करेगा? घर के एनवायरनमेंट से। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि अगर आपका केतु 4th में है तो आप घर से दूर रह रहे हो, घर से दूर काम कर रहे हो, और ये नहीं करोगे जब तक, तब तक ट्रबल है। ओके, अब जब मैं घर से दूर बोलता हूँ तो यूजुअली लोग समझते हैं कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, बट नो। जब एस्ट्रोलॉजी बन रही थी ना तो ये देश थे नहीं,